हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने पहले काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। हमने पिछले वीडियोस में हमने कंपैरेटिव एडवांटेज विथ मनी देखा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के भी बेसिस पे देखा, गेम्स भी देख लिया कैसे होता है, हमने ये डायग्राम भी समझ लिया। पहले डिफ़िकल्ट लग रहा था राइट ये डायग्राम, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, राइट। ये अच्छे से समझ में आ गया। ये डायग्राम अब आपके लिए इजी हो गया है ग्राफ। तो अब हम आते हैं रिलेटिव कमोडिटी प्राइस विद ट्रेड। वैसे ये वाला डायग्राम भी थोड़ा डर लग रहा है राइट, लेकिन कोई नहीं, हम इसे इजी कर देंगे। रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस विद ट्रेड, we can gain a deeper understanding of our trade model by using supply and demand curves for wheat and cloth shown in the figure 2.3। अब हमें अच्छे से अगर समझना है तो हमें सप्लाई एंड डिमांड दोनों को डिटरमाइन करना पड़ेगा, तभी जाके हमें प्राइस जो होगा। हमने तो रिलेटिव प्राइस हमने देखा कि प्राइस है क्या यूएस में और है क्या यूके में, उस बेसिस पे कंपैरेटिव एडवांटेज किस में है वो देखा। लेकिन कितना वो एक्सचेंज कर रहे हैं, वो किस प्राइस पे एक्सचेंज करेंगे, हमें वो भी देखना है। तो इंटरनेशनली प्राइस कितना होगा वो देखना है हमें। वो डिटरमाइन करने के लिए हम सप्लाई एंड डिमांड दोनों को कंसिडर करेंगे। Figure 2.3 will also help us to see how the equilibrium relative commodity price with specialization in production and trade is determined। तो equilibrium commodity price कितना होगा वो भी हमें पता चलेगा। वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कैसे डिटरमाइन होता है। In the left panel of figure 2.3, supply SW US plus UK, इसका मतलब क्या है? सप्लाई कर्व ऑफ व्हीट बोथ US एंड UK का मिला के is the combined supply curve of wheat of US and UK if both countries used all their resources to produce only wheat। अच्छा, ये जो कर्व है ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे जा रहा है, वो सप्लाई कर्व है व्हीट का बोथ यूएस एंड यूके में। अरे बाबा, ये ऐसे क्यों है? हमने नॉर्मली सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग देखा है। वो ऐसे इसलिए है, अगर आप व्हीट का यूएस में प्राइस देखो तो क्या था? 2/3, यानी स्लोप पे डिपेंड कर रहा है राइट। तो 2/3 था। यूके में व्हीट का कितना था? 2। तो आपको क्या करना है? 2/3 में एक लाइन बना देना है कि जो यूएस है वो 2/3 पे प्रोड्यूस कर रहा है। कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो फुल स्पेशलाइजेशन अगर करेगा यूएस व्हीट में तो वो 180 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। 2/3 उसका जो प्राइस है यूएस में। यूके में वो 2 पे प्रोड्यूस करेगा, 2 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। कितना प्रोड्यूस करेगा, कितना उसका टोटल प्रोडक्शन था, यानी कितना वो फुल्ली स्पेशलाइज करने से वो कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है, वो है 60 यूनिट्स। अगर आप टेबल देखेंगे तो वो 60 फुल्ली प्रोड्यूस कर पा रहा है। जो यूके है वो व्हीट सिर्फ पूरा का पूरा रिसोर्स स्पेशलाइजेशन करने से 60 व्हीट्स प्रोड्यूस कर पाएगा एट द रेट ऑफ 2। स्लोप जो है 2, तो 2 पे वो 60 प्रोड्यूस कर पा रहा है। अब हम 60 यहाँ पे नहीं करेंगे, हम इससे 180 से आगे करेंगे, मतलब 180 प्लस 60 कितना हो गया? 240। तो 240 पे आपका BNB स्टार जो है वो 2 पे यूके का है। फिर से मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा 180 आ गया। ये मैं रैंडमली ले रही हूँ साइज, आई एम नॉट टेकिंग ऑल द नंबर्स। यहाँ पे 2/3 कर देते हैं एंड यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो यूएस है वो यूएस अगर 2/3 उसका स्लोप है राइट, प्रोडक्शन फॉर ईच एडिशनल 1 व्हीट उसे 2/3 क्लॉथ गिव अप करना पड़ रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसका वो है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही हमारा प्राइस है। तो 1 व्हीट का प्राइस यूएस में कितना हो गया? 2/3। तो यूएस का
सप्लाई कर्व कितना होगा, 2/3 पे वो फुल्ली स्पेशलाइज करने से 180 कमोडिटी बना पा रहा है 2/3 प्राइस पे, फुल्ली रिसोर्सेज यूज़ करके 180 उसका 0 एंड 180 था, राइट। तो 0 क्लॉथ एंड 180 वीट यूएस का। यूके कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है, यूके प्रोड्यूस कर पा रहा है 60, मैक्सिमम वो 60 वीट प्रोड्यूस कर पा रहा है और उसका कितना प्राइस है 2 रुपीज़। तो 2 रुपीज़ पे वो 60 प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो 180 + 60 हो गया 240। तो हम 180 से शुरुआत करेंगे। देखो हम यूएस प्लस यूके का कर रहे हैं, राइट। तो यूएस का ये हो गया, अब यूके यूएस है ना, हाँ यूएस का ये हो गया। अब यूके का हम 180 से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करते हैं, हम करते हैं ये आपका प्लस ये मेरा, हम ऐड कर रहे हैं, राइट। ये आपका प्रोडक्शन जो भी है वीट का प्लस ये मेरा प्रोडक्शन जो भी है वीट का। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे सिर्फ आ जा रहा है, वो डिफरेंस आ जा रहा है प्राइस पे। इस वजह से हमारा यहाँ पे शुरुआत होगी। तो यहाँ से 1 to 40 तक आपका सप्लाई कर्व जाएगा और फिर आप इसको जोड़ दोगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा सप्लाई कर्व दो डिफरेंट प्राइसेस है ना, दोनों कंट्रीज़ में डिफरेंट प्राइसेस है। अगर यूके में भी 2/3 होता जो कॉस्ट है तो आपका यहाँ पे एडिशन होता, लेकिन वो ऐसा है नहीं। तो हमारा ये सप्लाई कर्व बन गया। इसके बाद वो स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। तो आई होप आपको ये सप्लाई कर्व कैसे बना वीट का यूएस प्लस यूके का आपको समझ में आ गया है। ओके, डिस्टेंस OB to 180 wheat represents maximum quantity of wheat that US could produce with complete specialization in wheat at the constant opportunity cost PW/PC 2/3। मैंने आपको बता दिया 180 उसका टोटल प्रोडक्शन है, स्पेशलाइजेशन करने से 2/3 उसके कॉस्ट पे, यानी प्राइस। डिस्टेंस B star which is 60 wheat is the maximum quantity of wheat that UK can produce at the constant opportunity cost of PW/PC 2, जो B स्टार है। जो ये B एंड B स्टार है वो 60 है, तो ये मैक्सिमम UK प्रोड्यूस कर पा रहा है। The 240 wheat is the maximum combined total quantity of wheat that the US and UK could produce if both nation used all resources to produce only wheat। अगर खाली wheat produce कर रहे हैं तो total supply wheat का कितना हो जाएगा, 240 wheat। As a result, the supply curve of wheat US plus UK curve is vertical at 240। इसके बाद vertical हो जाएगा। क्यों vertical हो जाएगा, यानी जो ऊपर हमने curve देखा ये ऐसे हो जाएगा। क्यों ऐसे हो जाएगा, क्योंकि भाई रिसोर्सेज ही नहीं है। इसके बाद आगे हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिसोर्सेज खत्म हो गए, राइट। सारे के सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं ना, तो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो वर्टिकल हो जाता है लाइन। अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में फुल एम्प्लॉयमेंट देखा होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या हो जाता है, आपका सप्लाई कर्व वर्टिकल हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब जब सप्लाई करने के लिए रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है तो आपका वर्टिकल हो जाएगा कर्व, सप्लाई कर्व। सपोज that with trade the combined demand curve for cloth of US and UK is combined demand curve for wheat of US and UK is DW US plus UK as shown in the left panel। जो ये हमारा combined demand curve है with trade, तो ये डिमांड कर्व कंबाइन होगा, ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे इंटरैक्ट होगा वो हमारा प्राइस हो जाएगा, राइट। तो ये 1 हमारा प्राइस है और 180 हमारा क्वांटिटी है। As shown in the left panel, DW US and UK intersects SW US and UK at point E, determining the equilibrium quantity of 180 wheat and equilibrium relative price of PW/PC is equals to 1। तो 180 प्रोडक्शन वीट का होगा जो कि सिर्फ यूएस में होगा और रिलेटिव प्राइस यानी इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइस वेरी इंपॉर्टेंट जो PW/PC इज इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों, क्योंकि इस रेट पे वो एक्सचेंज करेंगे विथ ट्रेड।
Note that with trade, wheat is produced only in US and US specializes completely in production of wheat. तो सिर्फ US ही प्रोड्यूस कर रहा है वो 180 wheat. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो wheat का है वो सिर्फ US ही प्रोड्यूस कर रहा है. We can do the same for cloth. In the right panel, supply of cloth is combined supply curve of cloth of UK and US if both countries used all of their resources to produce only cloth. तो UK अगर fully produce कर रहा है तो UK का US का पहले कितना था? US 120 produce कर पा रहा है cloth at half at PC बाय PW उसका कितना हो गया था? हाफ 0.5 था. तो 0.5 पे वो 120 प्रोड्यूस कर रहा है. इसके बाद आगे 3.3/2 प्राइस पे यानी 1.5 पे कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर पा रहा है? UK कितना प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉथ? 120. तो 120 + 120 हो गया 240. तो 240 ये जो B डबल डैश है ये इतना डिस्टेंस इज फुल्ली प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इन UK एट रेट 3/2 एंड 120 तक US का है. जैसे मैंने US के लिए बनाया आप जैसे मैंने बीट के लिए बनाया आप क्लॉथ के लिए भी बना सकते हो. सो हमें सप्लाई कर्व मिल गया. The UK can produce maximum 120 cloth is equals to 0 B dash and constant PC by PW is equals to half, and US can produce maximum of 120 cloth B double dash at constant PC by PW 3/2. So ये वाला जो था उल्टा है, ये वाला UK का है, ये वाला US का है. ये वाला कर्व US का है, ये वाला UK का है. क्योंकि UK 0.5 पे कर रहा है, US 1.5 पे कर रहा है, राइट. तो उसका US का इधर होगा ऊपर सप्लाई का. ओके. सो B डबल डैश US का हो गया 0 से लेकर B तक 120 तक UK का हो गया. Suppose that with trade the combined demand for cloth of UK and US is DC UK plus US as shown in the right panel. DC UK plus US intersects SC at point E dash determining equilibrium quantity 120 and equilibrium relative price PC by PW which is equal to PW by PC which is 1. तो यहाँ पे equilibrium price determine हो रहा है. इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहा है वहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम प्राइस मिल गया. ये हमारा डिमांड कर्व है, कंबाइंड डिमांड कर्व. और ई डैश पे ये 1 इज़ द. तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पे PW बाय PC भी 1 था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम एंड वही सेम PC बाय PW हो रहा है, राइट. क्यों ऐसे? क्योंकि इक्विलिब्रियम दोनों कंट्रीज़ में ट्रेड में जब आएंगे इंटरनेशनल मार्केट में एक ही प्राइस होगा ना, दो डिफरेंट प्राइस तो होगा नहीं. तो दोनों के कंट्री में सप्लाई, दोनों कमोडिटीज़ में सप्लाई एंड डिमांड कंसिडर करने के बाद प्राइस सेम हो गया, 1 हो गया. सो PW बाय PC इज इक्वल्स टू PC बाय PW विच इज़ इक्वल्स टू 1. कहाँ पे थे हम? क्लॉथ हो गया. Note that with trade, cloth is produced only in UK and the UK specializes completely in production of cloth. सिर्फ क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है UK प्रोड्यूस कर रहा है. वो 120 क्लॉथ जो था इक्विलिब्रियम वो सिर्फ UK प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज है. फाइनली नोट दैट विथ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होता क्या है, तो मैं आपको इसमें ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँगी. इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ कंट्रीज द equilibrium relative commodity price of each commodity is between the pre-trade relative commodity prices in each nation. तो अगर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं प्रोडक्शन में तो हमारा जो इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस होगा वो प्री ट्रेड प्राइस. यानी अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे प्री ट्रेड प्राइस कितना था वीट का प्री ट्रेड प्राइस जो US में था वो था 2/3 एंड UK में था वो था 2. तो उसके बीच में कहीं पे लाई करेगा. क्लॉथ का UK में 0.5 था
एंड 1.5 यूएस में था। तो उसके बीच में कहाँ लाई करेगा अगर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है तो। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और you can say the line. However, if in the left panel DW demand were lower and intersected SW between point 0 and B on the horizontal portion at PW is equals to PC is equals to 2 by 3, PW by PC is equals to 2 by 3, trade would take place at pre-trade relative commodity price of wheat, that is PW by PC 2 by 3 in US, and the UK would receive all gains from trade. अगर हमारा जो डिमांड कर्व था वो यहाँ पे होता तो हमारा 2 by 3 पे सारा का सारा प्रोडक्शन होता, या अगर यहाँ पे होता तो 2 by 3 पे सारा का सारा प्रोडक्शन 180 हो रहा है और सारा का सारा गेन्स कौन लेके जाता है? यूके। क्यों? वो बिगेस्ट क्वेश्चन है ना, क्यों सारा का सारा लेके जाता? अगर उससे कम होता तो सारा का सारा वो क्यों लेके जाता? बिगेस्ट क्वेश्चन। तो हम आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर 2 by 3 प्राइस है तो कम प्राइस है वीट का यूएस में, सारा का सारा यूके लेके जाएगा अपने यहाँ पे खर्चा करने के लिए, मतलब अपने यहाँ पे बेचने के लिए, राइट। तो इस वजह से क्या होगा, यूके गेन करेगा और यूएस लूज करेगा। दिस वुड अकर इफ यूके वर अ स्मॉल कंट्री दैट स्पेशलाइज कम्प्लीटली इन प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ एंड यूएस वर लार्ज एंड डिड नॉट स्पेशलाइज कम्प्लीटली इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो ये तब होता, मतलब इनका कर्व कुछ इधर है, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है व्हीट के प्रोडक्शन में, और वो साथ ही साथ क्लॉथ भी प्रोड्यूस कर रहा है यूएस। और क्योंकि प्राइस बहुत कम है तो यूके वाले लोग यहाँ से ख़रीद के अपने कंट्री में बेच रहे हैं, सारा का सारा गेन्स लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। यूके वाले स्मॉल कंट्री है। This is known as small country case and shows the importance of being unimportant. तो यहाँ पे हमारा जो यूके था, जो ये एग्जाम्पल हमने लिया कि अगर डिमांड कर्व जो है वो यहाँ पे होता, इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अनइम्पॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे ये जो सेंटेंस गिवन है, क्योंकि अगर आप देखो तो यूके को स्मॉल कंट्री केस कहा गया है, और जब डिमांड यहाँ पे है, जैसे मैंने आपको बताया डिमांड कर्व अगर यहाँ पे होता तो 2 by 3 वीट का प्राइस पे जो यूएस है वो इतना सिर्फ वीट प्रोड्यूस कर रहा है और साथ ही साथ क्लॉथ भी प्रोड्यूस कर रहा है, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं है ना, तो इस वजह से वो वीट भी प्रोड्यूस कर पा रहा है एंड क्लॉथ भी प्रोड्यूस कर रहा है यूएस। यूके खाली क्लॉथ में प्रोड्यूस करके यहाँ से वीट मंगा रहा है, तो सारा का सारा गेन यूके जो है वो स्मॉल कंट्री होने के साथ साथ सारा का सारा गेन लेके जा रहा है। दिस इज़ द रीज़न इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अनइम्पॉर्टेंट का ये कंसेप्ट यहाँ पे लाया है। This benefit, however, is not without cost since the small nation here UK faces risk of possible future reduction in demand for only commodity it produces. तो ये जो चीज़ हो रही है, जो बेनिफिट यूके को मिल रहा है, वो हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए ना हो, ये एक रिस्क है, आगे चल के हो सकता है उसकी जो कमोडिटी है यानी क्लॉथ का जो डिमांड चल रहा है वो कम हो जाए, वो भी हो सकता है। तो वो एक सिचुएशन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट थिंग जो है मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ, एम्पिरिकल टेस्ट ऑफ रिकार्डियन मॉडल जो है वो सिर्फ बताया गया कि किन किन लोगों ने रिकार्डियन मॉडल को टेस्ट किया है टेकिंग डेटा ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। ठीक है, तो डिफरेंट नेशंस का डेटा लेके कोई एक्सपोर्ट डेटा, इंपोर्ट डेटा कंसिडर करके उन्होंने रिकार्डियन मॉडल को टेस्ट किया है। तो वो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक टेस्ट का पूरा ग्राफ भी यहाँ पे बताया गया है, तो वो आप खुद भी रीड कर सकते हो। देखा गया है कि कैसे रिकार्डियन मॉडल जो है वो
एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो वो सारे जो टेस्ट जितने भी आज तक हुए हैं तो वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो हमारा जो ये सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थर्ड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँगी। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।